हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस का एनालिसिस करेंगे दिल्ली पुलिस का, जो 17 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 17 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये विश्वनाथ आनंद थे। ठीक है, विश्वनाथ आनंद थे। इनको जो है ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ था और पहले व्यक्ति विश्वनाथ आनंद थे। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्वारा हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर जो है ये 29 अगस्त को, ठीक है, जब जादूगर जो हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती जो है 29 अगस्त को मनाई जाती है। उसी दिन जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। और इसका जो है राजीव गांधी खेल रत्न का जो ये राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है, इसका नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, ये नाम इसका अगस्त 2021 में जो है इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए जो है किस मतलब कि कितने अनुमोदक सदस्य के हस्ताक्षर जो है जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए जो है 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक के हस्ताक्षर होने चाहिए। और राष्ट्रपति पद पर जो है नामांकन दाखिल करने के लिए 50 सांसदों या विधायकों के प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक के रूप में जो है ये हस्ताक्षर ये चाहिए। ठीक है, ये राष्ट्रपति के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए 20 चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनको जो है आरबीआई में 15,000 रुपये की जो है ये सुरक्षा जमा राशि जो है जमा करनी होती है। और जो उम्मीदवार होते हैं वो डाले गए मत का 1/6 भाग जब प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो ये राशि जो है ये जब्त कर ली जाती है। ठीक है, ये राशि जब्त कर ली जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सुनामी की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो सुनामी की उत्पत्ति का कारण क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में बदलाव की वजह से जो है जैसे भूकंप आते हैं, तो जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी मतलब जब समुद्र जो भाग है उसमें जब भूकंप आते हैं तो सुनामी की उत्पत्ति होती है, तब वही सुनामी आती है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर राजपथ में जो है परेड नहीं हुई थी। तो ये कब नहीं हुई थी? तो ये 1950 से 1954 के बीच। ठीक है, ये जो है गणतंत्र दिवस पर जो है राजपथ पर जो है परेड नहीं हुई थी। आज़ाद भारत में पहली बार जो है 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस जो है पुराने किले के सामने स्थित जो इरविन स्टेडियम है, ठीक है, वर्तमान में इसका नाम है मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इसका नाम है। पहली बार जो है यहीं पर जो है गणतंत्र दिवस की परेड जो है आयोजित की गई थी। और वर्तमान समय में जो है इसका नाम है इरविन स्टेडियम का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है ये जो है नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र में एनपीए का क्या अर्थ है। तो अर्थशास्त्र में जो एनपीए का अर्थ होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इसका ये अर्थ होता है, यानी एक ऋण या अग्रिम है जिसका अर्थ होता है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय यानी डिफॉल्ट होता है। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है एनपीए का। अब अगला पूछा था कि एनएनपी का क्या सूत्र है। एनएनपी का, तो एनएनपी का होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये होता है आपका एनएनपी का ये अर्थ होता है। ठीक है, देखिए जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है उपभोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस निर्यात माइनस आयात, ये होता है आपका जीडीपी। और एनडीपी क्या होता है? जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। और उसके बाद जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम होता है। एक्स क्या होता है? ये जो है बाहर से जो धन भेजा जाता है भारत में। और यक्स क्या होता है? यम क्या होता है? जो मतलब कि विदेशों में धन जाता है अपने देश से, ये होता है। जीएनपी क्या होता है? जीडीपी में से जब एक्स माइनस एम को, एक्स में से एम को घटाकर जब जोड़ देते हैं जीडीपी में तो वो जीएनपी आता है। अगला क्वेश्चन आया था कि कोशिका से राइबोसोम किस विधि से अलग किया जाता है। तो किस विधि से? तो फ्रेंच प्रेस या रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा जो है ये अलग किया जाता है।
राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो कोशिका के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम अणु अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं जो विभिन्न प्रोटीन बनाने के लिए विभिन्न संयोजकों में जो प्रोटीन संरचनाओं के निर्माण में ब्लॉक है, ठीक है, निर्माण में ब्लॉक होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्य करती है। तो किस क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जो है जनसंख्या कार्य करती है, 50 से 60% है। और सन 2021 में भारत में 43.96% जो कार्यबल कृषि में जो है एक कार्यरत थे। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो कच्चा माल आता है, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र, ठीक है, ये जो है द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र जो है ये सेवा का क्षेत्र है, ठीक है, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में ये अनुच्छेद 36 से 51 जो है ये वर्णित है, ठीक है, नीति निदेशक तत्व। आगे क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है। तो संविधान का जो भाग 14 है इस संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग 14 जो है इससे संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग की जो है संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन, संघ लोक सेवा आयोग और की शक्तियां और कार्यों से जो है संबंधित प्रावधान जो है दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा था कि संविधान के भाग 19 में किसका उल्लेख है। तो संविधान के भाग 19 में किसका उल्लेख है, तो इसका ये है कि इस भाग में एक देश के रूप में भारत के संविधान और उन राज्यों के संघ से संबंधित कानूनों का संकलन है जिनसे यह बनाए कि संविधान के इस भाग में विविध शामिल है, ठीक है, यानी ये विविध दिया गया है। भाग 19 में विविध से संबंधित है जो अनुच्छेद 361 से 367 से लेकर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पूरा भाग देखते हैं कि किस भाग में क्या है। तो भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, ठीक है। और भाग 4 में जो है नीति निदेशक तत्व है, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है, भाग 5 में जो है संघ है, भाग 6 में राज्य है, भाग जो 7 है ये राज्य है, ठीक है, भाग बी है ये, इसमें विशेष उपबंध किए गए हैं राज्यों के लिए। और भाग जो 8 है ये संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी है। और हम आगे देखते हैं कि भाग 9 में जो है पंचायत है, और भाग 9 के क में नगर पालिका है, भाग 9 के बी में सहकारी समिति है, भाग 10 में जो है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है, भाग 11 में जो है संघ राज्य संबंध है, और भाग 12 में जो है वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पूछा है कि भाग 13 में व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, ठीक है, व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। भाग 14 जो है संघ राज्य के अधीन सेवाएं, और भाग जो 14 के ए में ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल से संबंधित है। और भाग जो 15 है चुनाव से संबंधित है। भाग 16 जो है ये विशेष उपबंध से संबंधित है, और भाग जो 18 है ये भाषा से संबंधित है, ठीक है। भाग 17, ठीक है, सॉरी, भाग ये 17 है, और ये भाग जो है ये 16 है, विशेष उपबंध से संबंधित है। और भाग 15 जो है चुनाव से है। अब आगे देखते हैं भाग 18, भाग जो 18 जो है ये आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 19 जो है विविध से संबंधित है, और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और भाग जो 22 है इसमें जो है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा था कि सही सुमिलित कीजिए, रबी, खरीफ और जायद की फसल देकर इसमें जो है मिलान पूछा था, ठीक है। तो रबी में जो है चावल, खरीफ में गेहूं और जायद में चारा, ठीक है। जो रबी की फसलें होती हैं ये जो है अक्टूबर नवंबर माह में जो है ये बोई जाती है रबी की फसल, और उसके बाद बोई जाती है रबी की। इसके बाद इन फसलों की कटाई जो फरवरी और मार्च में की जाती है। इन फसलों को जो है लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून
के मौसम के दौरान जो है बोते हैं। इन्हें जो है सर्दियों का फसल भी बोला जाता है। और अगला है खरीफ की फसल। ठीक है, जो खरीफ की फसल होती है ये जो है जून जुलाई महीने में जो है बोते हैं और अक्टूबर और नवंबर के आसपास जो है काटा जाता है। और ये फसलें जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है ये बोई जाती है। इन्हें मानसूनी फसलें भी बोला जाता है। ये फसलें जो है वर्षा पर जो है निर्भर करती हैं। इन फसलों की बुआई जो है अधिक तापमान और एवं आर्द्रता, पकते समय जो है शुष्क वातावरण की ये आवश्यकता होती है। अरबी भाषा में जो खरीफ शब्द का जो अर्थ होता है वो पतझड़ होता है। ठीक है, ये पतझड़ होता है। और जो खरीफ की जो फसलें हैं मक्का, धान, ज्वार, राग, मूंगफली, बाजरा, ठीक है, ये सब जो है ये उड़द, मूंग सब ये जो है आपका खरीफ की फसल है। जायद की जो फसल होती है ये फसलें जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून माह में काटी जाती हैं। ये फसलें जो है रबी और खरीफ के बीच की होती हैं। जायद की फसलों में तेज़ी, गर्मी और शुष्क हवाएं आसानी से ये सह लेती हैं। उदाहरण के लिए जो मौसमी फल होते हैं, सब्जियां, चारा फसलें यानी तरबूज, खीरा, ककड़ी, सूरजमुखी, ये सब जो है जायद की फसल होती हैं। और उसके बाद जो है भारत में अधिकांश उत्तरी और पश्चिमी जो राज्य होते हैं ये जायद की फसल ये होती है वहाँ पे। अगला पूछा था कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट पूछा था कि क्या है, तो वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को जो है पैसा उधार देता है उसे बोला जाता है रेपो रेट। ठीक है, ये रेपो रेट बोला जाता है। और रेपो रेट का पूरा नाम होता है रीपरचेज एग्रीमेंट या रीपर्चिंग ऑप्शन। ठीक है, और बैंक आरबीआई जो है आरबीआई को अर्थ प्रतिभूतियाँ जो है बेचकर आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। बैंक आरबीआई में से 60 टर्म के लिए रेपो रेट पर लोन लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड आदि को जो है गिरवी रखा जाता है। आगे देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जो ये आरबीआई जो है ये देश के वाणिज्य बैंकों से जो है ये धन जो है ये उधार लेती है, ये रिवर्स रेपो रेट होता है। इस रेट पर 60 टर्म के लिए भारत में वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिरिक्त जो है धनराशि जमा करते हैं। और रिजर्व ठीक है रिवर्स रेपो इज द इनवर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द रेपो रेट। ठीक है, जो रिवर्स रेपो रेट होता है ये जो है रेपो रेट का जो है ये जस्ट विरोधाभास होता है कि जो रिवर्स में होता है, जो रेपो रेट में होता है इसमें जो है वाणिज्य बैंक जो आरबीआई से लेती है 60 टर्म के लिए ये धन लेती है, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है वाणिज्य बैंकों से ये धन लेती है। आगे क्वेश्चन पूछा था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, तो कौन हटा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है ये हटा सकते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का 6 साल या 62 साल तक होता है। ठीक है, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये 2 तरह से हट सकते हैं, या राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दें या राष्ट्रपति जो है उनके कार्यकाल से समाप्त होने से पहले हटा दें। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा इकोसिस्टम जहाँ दलदली भूमि है, पानी भी मौजूद है लेकिन वनस्पति नहीं पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर आप लोग को पता हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें। अगला क्वेश्चन पूछा था कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है, नीरज सिंह चौधरी है। ठीक है, नीरज सिंह चौधरी है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार किस कंपनी को मिला था, किस कंपनी को मिला था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। पुर्तगालियों ने शुरू में मालाबार क्षेत्र में मसाला व्यापार को नियंत्रित किया, लेकिन वे काली मिर्च उत्पादन क्षेत्रों पर जो हावी होने में जो है ये असमर्थ रहे, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने काली मिर्च की बिक्री पर एकाधिकार जो है प्राप्त कर लिया और पुर्तगालियों की जो है ये वर्चस्व को चुनौती दी। आगे क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रल असेंबली बम कांड में किसे फांसी हुई थी, तो किसे फांसी हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। इन्हीं लोगों ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है ये सेंट्रल असेंबली जो है उसी में जो है बम फेंके थे। और लाहौर षड्यंत्र केस के नाम जो है ये मुकदमा चलाया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया जिसके अनुसार राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो है फांसी दी गई, और 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय
हॉकी टीम ने ओलंपिक में आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो आखिरी बार कब जीता था? तो 1980 में जो मॉस्को में जो हुआ था, 1980 में जो भारतीय टीम ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था, ये मॉस्को में हुआ था। भारत ने ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉकी में कब कब जीते हैं देखते हैं कि 1928 में जीते हैं, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956, 1964 और 1980 में। और शूटिंग में जो है ये अभिनव बिंद्रा ने जो है सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मेंस में जो है 10 मीटर एयर राइफल्स में जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कितने प्रकार की रीट लगाई जाती हैं? तो कितने प्रकार की रीट लगाई जाती है? तो ये आपका 5 प्रकार की रीट लगाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये रीट जो है जारी करती है। और न्यायालय द्वारा जो है 5 प्रकार की रीट जो है जारी किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जब किसी को हिरासत या जेल में रखा जाता है तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर जो उसे मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाता है। और अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त है जिसका वह हकदार नहीं है, तब न्यायालय जो है ये अधिकार परीक्षा को जो है जारी कर पूछता है कि व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से ये रोक देने के लिए बोलता है, और पूछता है कि किस अधिकार से जो है ये काम किया है। अगला है तीसरा रीट है निषेध। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निषेधाज्ञा को मनमाने प्रशासनिक कार्यों से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए जारी किया जाता है। परमादेश क्या होता है? परमादेश इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है वह उस कार्य को करें जो उसके क्षेत्र के जो है ये अधिकार में आते हैं। और आखिरी पांचवा होता है उत्प्रेषण। ठीक है, ये रीट जो है तब जारी किया जाता है जब हाईकोर्ट को लगता है कि निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय या आदेश पारित किया है जो उनकी शक्ति से परे है या निर्णय में कोई त्रुटि होती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन है? तो सबसे बड़ा वर्ग कौन है? तो एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप हैं, जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक बीजपत्री होते हैं। तो एक बीजपत्री के उदाहरण कौन है? चावल, मक्का, गन्ना, गेहूँ, प्याज, नारियल, घास, ये सब जो है एक बीजपत्री के जो है ये उदाहरण हैं। ठीक है, और जो आगे की द्विबीजपत्री। ठीक है, जो द्विबीजपत्री होते हैं जो इनके उदाहरण हैं। ठीक है, ये आलू, मटर, सूरजमुखी, गुलाब। ठीक है, ये सब जो है ये द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ये ब्रायोफाइटा को जो है पौधे जगत का उभयचर बोला जाता है। आगे है कि थैलोफाइटा के बारे में देख लेते हैं। इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इन वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरिया, कारा, ये जो है इसके उदाहरण हैं। अगला है कि ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी बोला जाता है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जो है ये जल तथा खनिज पदार्थ के समूहन में विशिष्ट ऊतक जो है ये नहीं पाए जाते उसमें। उदाहरण के लिए मांस और मार्केसिया रिक्सिया, ये जो है ये उसके उदाहरण हैं। अगला है कि टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इनमें जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए जो है ये संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मार्सिलिया फर्न, हार्स टेल। ठीक है, ये जो इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1950 में हुई थी। और पिछले डेट में पूछा था आपसे अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी AITA की जो है ये स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1920 में हुआ था। और आगे कुछ देख लेते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना जो है 23 जून 1937 को हुई है।
वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1951 में हुई है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है 1967 में हुई है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की 1926 में हुई है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में हुई है। और नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना 1978 में हुई है। और आगे देखते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में हुई है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1950 में हुआ है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है 1934 में हुआ है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 में हुआ है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसकी जो है बीसीसीआई, इनकी स्थापना जो है 1928 में हुई है। इंडियन हॉकी फेडरेशन 1925 में हुआ है। हॉकी इंडिया जो है सन 2009 में हुआ है। और उसके बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन 2008 में आईओ द्वारा जो है खारिज कर दिया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत से जूट का सर्वाधिक क्रय करने वाला देश कौन सा है? कौन है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। और जूट का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल जो है भारत का जूट का सबसे बड़ा ये उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी किस राजवंश के सम्राट थे? तो किस राजवंश के? तो ये सातवाहन साम्राज्य के जो है ये शासक थे। अगला क्वेश्चन पूछा था अलारमेन वैली रुक्मिणी देवी अरिंडेल किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर थी? किस शास्त्रीय नृत्य की? तो ये भारतनाट्यम की। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम से और कौन कौन से हैं? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ठीक है, ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मालविका साराभाई जो है इसके जो है ये प्रमुख जो है नर्तकी है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। और किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। और देखिए 2019 वाला जो है ब्राज़ील में हुआ था। और 2023 का जो है ये इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन से शासनकाल में कर नहीं लेते थे, दुर्ग सेना भी नहीं होती थी? तो ये आप लोग इसका आंसर इस चारों में से बताइए। ये चारों ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन है कि लावड़ी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? तो लावड़ी में जो है तालवाद्य यंत्र ढोलकी की धुन पर प्रस्तुत किया जाता है। लावड़ी जो है महाराष्ट्र का ये पारंपरिक जो है गीत और नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि तोताराम शर्मा जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये पखावज बजाते थे। ठीक है, तोताराम शर्मा पखावज बजाते थे। और कौन कौन से लोग पखावज बजाते थे? तो ये गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खां। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से सबसे साक्षर कौन है? इसमें सबसे साक्षर कौन है? तो ये शहरी पुरुष है। ठीक है, शहरी पुरुष है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है पुरुष की जो साक्षरता है 82.14 है और महिला की 65.46% है। जनगणना अधिनियम जो है कब जो है ये लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? तो ये 1951 के बाद सभी जनगणनाएं जो है 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत जो है ये कराई गई है। जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद जो है ये 7वीं जनगणना है। और 8वीं जो है 2021 वाला है। जनगणना 2021 में जो है अंग्रेजी और 8 अनुसूचित की 22 अनुसूचित भाषाओं में से 18 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जबकि जनगणना 2011 जो है 22 जो है अनुसूचित भाषाओं में से 16 में की गई थी। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की? तो ये आपका दादरा नगर हवेली की है और सबसे अधिक जो है लक्षद्वीप की है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी बहती है? तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, तवा और शरावती, ये सभी नदियाँ जो है ये आपकी पश्चिम की ओर बहती है। और इनमें से एक नदी है, ठीक है, जो लूनी नदी है, ये आपका खाड़ी में जो आकर इस खंभात की खाड़ी में समा जाती है। ठीक है, और बाकी जो नदियाँ ताप्ती, माही, ठीक है, ताप्ती और ये नर्मदा, ये दोनों नदियाँ जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी गैस केक को नरम और स्पंजी बनाती है। तो कौन सी गैस, ये CO2 गैस। ठीक है, CO2 जो गैस है एक केक को जो है नरम और स्पंजी बनाती है। बेकिंग पाउडर केक का एक प्रमुख जो है घटक है। बेकिंग पाउडर जो है ये जो है इसे बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, और ये टार्टरिक अम्ल का जो बेकिंग पाउडर है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। इसके जो संस्थापक थे हेलेना ब्लावत्स्की, एक यूक्रेनी जो है रहस्यवादी और थियोसोफी ये आंदोलन के विचारक थे, और हेनरी स्टील ओलकोट, ठीक है, इसके जो है पहले ये अध्यक्ष थे। और मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है ये स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पारसियों का धर्म ग्रंथ कौन सा है। कौन सा है? ये जेद अवेस्ता है। ठीक है, जेद अवेस्ता है। पारसी धर्म में 2 शक्तियों यानी स्पेंता मैन्यू और अंग्र मैन्यू को मान्यता दी गई है। नवरोजी जो है पारसी समुदाय द्वारा जो मनाया जाता है। बलबन ने भारत में प्रसिद्ध जो फारसी जो त्यौहार है नवरोज की जो ये शुरुआत किया था बलबन ने। और कुरान जो है इस्लाम की सर्वोच्च किताब है, और वेद जो है हिंदू की प्राचीनतम जो है ये ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि स्वतंत्रता से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो ये आपका मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसमें सबसे पहले पूर्ण स्वराज का जो है ये लक्ष्य रखा गया था, और इसी दिन जो है ये झंडा फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव जो है पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और प्रस्ताव में कहा गया था कि यदि अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व नहीं देती तो वो खुद को जो है स्वतंत्र घोषित कर देगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कुचिपुड़ी नृत्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था। तो कुचिपुड़ी नृत्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? एन शैलजा को दिया गया था। और कुचिपुड़ी 2020 में जो है किसे मिला था? ये पशुमर्थी विट्ठल को और भारती विट्ठल को। और 2021 में जो है एन शैलजा को मिला था। भारतनाट्यम में जो है 2020 में मीनाक्षी चित्तरंजन को मिला था, और 21 में जय लक्ष्मी ईश्वर को मिला था। छऊ में 2020 में त्रिलोचन मोहंता को और 21 में भुवन कुमार को मिला था। और रचनात्मक नृत्य कोरियोग्राफी जो है 2019 में जो है ममता शंकर को मिला था, और 2020 में भूषण लाखंदरी को मिला था। और कथक में जो है 2020 में जो है कुमकुम धार को मिला था, और 2021 में जो है समा भाटे को मिला था। ये पूछा जा चुका है कुमकुम धार का। और आज के में जो है ये पूछा गया था कुचिपुड़ी से। और कथकली में देखते हैं, कथकली में 2019 में कोट्टकल्लम नंद कुमारन नायर को मिला था, और 2021 में इंचा कोट्टू रामचंद्र पिल्लई को मिला था। मणिपुरी में जो 2020 में श्रुति बंदोपाध्याय को मिला था, और 2021 में थोक चोम इवे मूवी देवी को मिला था। और मोहिनी अट्टम में 2019 में निर्मला पडिक्कर को, और 2021 में नीना प्रसाद को मिला था। और ओडिसी में जो है 2019 में सुप्ता तालुकदार को मिला था, और 2020 में रविंद्र अतिबुद्धि को मिला था। और शास्त्रीय नृत्य में 2019 में रजू मुनि सैकिया को मिला था, और कुटियाट्टम में 2021 में जो है कलामंडलम गिरिजा को मिला था। आगे पूछा था कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे एक गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे थे गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे जो है गुरु रामदास थे, और पांचवें गुरु अर्जुन देव थे, छठवें जो गुरु हरगोविंद थे, सातवें गुरु हर राय, और आठवें जो है गुरु हरकिशन थे, नौवें जो है गुरु तेग बहादुर, और 10वें जो है गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये जो 41 क्वेश्चन सभी जो है ये जो है आपके 17 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये जो सभी क्वेश्चन है ये पूरे जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं एकदम सेम क्वेश्चन वही है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।